Alright, so it controls the circadian rhythm, as I said, and then the activities of several endocrine glands, ठीक है? Because brain में हमारे पास होता है the master of the master gland, which is the hypothalamus, as well as the master gland. उसके अलावा human behavior हो गया, all of this is actually controlled by the human brain. Not just that, it is also the site for processing of vision, hearing, speech, memory, intelligence, emotions, thoughts. अब इसका क्या मतलब है बच्चा? इसका मतलब we'll get back to this in a while. Actually, when this is associated with the lobes of the brain, right? ब्रेन में हमारे पास कई सारे lobes होते हैं. So we'll actually discuss this in a bit. Just give me a moment. Till then, let's cover the remaining portion. Remaining portion में बोला गया है the human brain is well protected by the skull, as we all know. ठीक है, human brain बहुत अच्छे से protected होता है inside the skull. फिर skull के भी अंदर the brain is covered by cranial meninges. ठीक है, brain के around coverings है referred to as cranial meninges, consisting of an outer layer of dura mater. सबसे बाहर वाली लेयर को हम बोलते हैं ड्यूरा मैटर. उसके अंदर एक बहुत थिन मिडिल लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं रैकेनॉइड. उसके अंदर द इनर मोस्ट विच इज़ एन एब्सोल्युटली कॉन्टैक्ट विद द ब्रेन इज कॉल्ड द पिया मैटर. ठीक है, ब्रेन एक्चुअली में 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है. वी हैव द फोर ब्रेन, द मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन. आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी. अभी एक्चुअली में मैं आऊँगी एंड आई एक्चुअली लेबल दिस पार्ट अलॉन्ग विद यू. देखो, दिस इज़ द डायग्राम विच इज़ मेंशन्ड इन एनसीईआरटी. बहुत ही एम्बिगुअस है, शायद समझ में भी ना आए, विच इज़ वाई आई ट्राई टू ऐड अ सिमिलर डायग्राम to help you visualize this better, okay? But we'll come back to the diagram in a bit. ठीक है, तब तक एक्चुअली में डिस्कस करते हैं सबसे पहले द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज़ द फोर ब्रेन. ठीक है, अब फोर ब्रेन में भी बच्चा मैं अगर बात करूँ ना, फोर ब्रेन में भी सबसे प्रोमिनेंट पार्ट जो है फोर ब्रेन का वो एक्चुअली में होता है हमारा सेरिब्रम. द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन इज़ एक्चुअली द सेरिब्रम. ठीक है, इनफैक्ट मतलब आप जब भी सोचते हो ह्यूमन ब्रेन के बारे में तो जो पार्ट आपकी आंखों के सामने आता है, जो आप विजुअलाइज कर पाते हो, दैट इज़ द फोर ब्रेन. ठीक है, तो जब भी आप अपनी आंखें बंद करते हो और आपके सामने जो भी ब्रेन का हिस्सा आता है, राइट, वी मोस्टली एबल टू विजुअलाइज दिस पर्टिकुलर पोर्शन. राइट, ये पर्टिकुलर पोर्शन हम विजुअलाइज करते हैं ऐसे काफ़ी गूई ऐसे स्ट्रक्चर. तो दिस इज एक्चुअली द एंटायर थिंग इज एक्चुअली द सेरिब्रम. राइट, तो ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का. ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जो हमारा सेरिब्रम है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. राइट, एंड द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स. राइट, एंड what is it exactly that divides the two cerebral hemispheres? It is a longitudinal cleft. एक लंबी सी लाइन समझ लो. क्लेफ्ट इज बेसिकली एक गड्ढा है, कहने को तो क्लेफ्ट होता है एक गड्ढा. ठीक है, एक ग्रूव, एक लॉन्गिट्यूडनल क्लेफ्ट है विच इज डिवाइडिंग द सेरिब्रम इनटू टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स. आई हैव एडेड एन इमेज हियर इफ यू कैन सी दैट. ठीक है, तो अब यहाँ क्लियरली देखो ये एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर है. ठीक है, दिस इज लाइक द लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड देन दिस इज द राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर. जैसे कि आप देख सकते हैं, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड देन दिस इज द राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर. और दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स डिवाइडेड है बाय अ लॉन्गिट्यूडनल फिशर. ठीक है, एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, एक लॉन्गिट्यूडनल कट सा है जो डिवाइड कर रहा है दोनों को. एक्चुअली दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, अंदर से तो दोनों जुड़े हुए हैं, वरना तो अलग अलग घूम रहे होते ना. ठीक है, बट एक्चुअली में इन्हें एक्चुअली डिवाइड कौन कर रहा है? एक लॉन्गिट्यूडनल फिशर है. ठीक है, जो इन्हें डिवाइड करता है. बट ऑन द इनर साइड you will see that both these hemispheres are actually connected by a tract of nerve fibers referred to as corpus callosum. I've also added a beautiful image to actually, explain corpus callosum. Just give me a moment. And there we go. Just one second. Okay, here's an image. As you can see, let me zoom it in for all of you. ठीक है, तो जब आप इसको एक्चुअली में अंदर से खोलोगे ना, डू यू सी दिस ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स? ठीक है, क्या आपको ये ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स दिख रहे हैं? डू यू सी दिस? ठीक है, दिस इज़ एक्चुअली रेफर टू एज कॉर्पस कैलोसम. तो ये जो दोनों हेमिस्फीयर्स होते हैं ये अंदर की तरफ से दिस इज एक्चुअली अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स. एक नर्व फाइबर्स हैं. ठीक है, नर्व फाइबर्स का पूरा एक गुच्छा है जो इसे कनेक्ट कर रहा है, जिसको हम एक्चुअली में बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम. ठीक है, अब ध्यान रखना, ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर, चाहे मैं इस वाले सेरिब्रल हेमिस्फीयर की बात करूँ चाहे इस वाले की, ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर हैज़ 4 लोब्स. 4 लोब्स होते हैं. अब मैं लोब्स की बात करूँ ना, लोब्स इज नथिंग बट इसी में इस सेरिब्रल हेमिस्फीयर की कुछ रीजन्स को हमने लोब्स बोल दिया है. ठीक है, बिकॉज अ स्पेसिफिक लोब इज एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक फंक्शन. तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, जैसे अगर लेट्स से मैं अगर बात करूँ लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर की, तो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो सबसे आगे वाला पोर्शन है, दिस फॉर एग्जाम्पल दिस इज एक्चुअली रेफर टू एज द फ्रंटल लोब. ये क्या हो गई? फ्रंटल लोब हो गई. ये कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस को कंट्रोल कर रही है. फ्रंटल लोब के बाद आ जाती है हमारी पेराइटल लोब. ठीक है, फिर कान के जस्ट ऊपर वाला जो पोर्शन है साइड्स में ऑन आइदर साइड ऑफ ईच ईयर. ठीक है, वी हैव द टेम्पोरल लोब. और सबसे पीछे जहाँ पे हमारा ऑसिपिटल, यहाँ पे हमारी ऑसिपिटल बोलती है. ठीक है, वहाँ वाले पोर्शन में एक्चुअली हमारी होती है ऑसिपिटल लोब. ठीक है, ये पूरी एक्चुअली में पेराइटल लोब है और साइड में हमारी टेम्पोरल लोब होती है, जो इस इमेज में विजिबल नहीं है, विल सी दैट. ठीक है, तो याद रखना, ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर वी हैव
four lobes. We have the frontal lobe, we have the parietal lobe, we have the temporal lobe and the occipital lobe. ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने बोन्स का डायग्राम ऐड किया है जो मैंने लोकोमोशन एंड मूवमेंट में भी पढ़ाया था टू एक्चुअली हेल्प यू विजुअलाइज दिस. आप देखेंगे दिस इज व्हाट योर स्कल लुक्स लाइक. दिस इज द एंटायर स्कल विद द क्रेनियल एज वेल एज द फेशियल बोन. स्कल के माथे के ऊपर जो बोन होती है, सामने एक बड़ी सी बोन जो होती है, ये होती है फ्रंटल बोन. ठीक है, अब इसके जस्ट नीचे जो ब्रेन का पोर्शन लाई कर रहा है ना, दैट इज़ द फ्रंटल लोब. ठीक है, और फ्रंटल बोन एक होती है, बट याद रखना लोब्स हमेशा दो होते हैं. क्यों? क्योंकि दोनों हेमिस्फीयर, देयर आर टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर हैज फोर लोब्स. तो टोटल यानी लोब्स जो होती हैं वो हमेशा पेड होंगी, भले ही बोन सिंगल हो. जैसे आप देखोगे ऑसिपिटल जो थी वो भी एक सिंगल बोन थी, ऑसिपिटल बोन, पर एक्चुअली में आप देखोगे तो ऑसिपिटल लोब्स दो हैं. ठीक है, एक राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में, एक लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में. बट आप एक लोकेशन विजुअलाइज ज़रूर कर पाओगे इस डायग्राम की मदद से कि फ्रंटल बोन के नीचे होती हैं जो क्या कहते हैं, जो पोर्शन है सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स का, वो पोर्शन कहलाता है फ्रंटल लोब. ठीक है, फिर पीछे की तरफ, यहाँ ऊपर की तरफ है आपका पेराइटल लोब. तो यहाँ पे पेराइटल बोन के नीचे होंगी पेराइटल लोब. ये रहा आपका कान के ऊपर वाला जो पोर्शन है, यहाँ होती है टेम्पोरल बोन. टेम्पोरल बोन के पीछे होगा आपका टेम्पोरल लोब्स. और ब्रेन के पीछे ये जो पीछे वाला हिस्सा है स्कल का, इसको बोलते हैं, यहाँ पे होती है ऑसिपिटल बोन. एक सिंगल बोन होती है ऑसिपिटल बोन, इसके पीछे होती है हमारी ऑसिपिटल लोब्स. ठीक है, तो सबसे आगे जैसे कि मैंने बोला फ्रंटल बोन क्या है, यहाँ मैं एक हेमिस्फीयर दिखा रही हूँ, एक हेमिस्फीयर में समझो. ठीक है, तो फ्रंटल बोन के नीचे ये देखो, आप देख सकते हो, ये हो गई बच्चा आपकी फ्रंटल लोब. ठीक है, उसके बाद फ्रंटल लोब के पीछे पेराइटल बोन, तो पेराइटल बोन के नीचे होगी पेराइटल लोब. सबसे पीछे की तरफ होती है ऑसिपिटल लोब, तो सबसे पीछे हो गई ऑसिपिटल लोब. ठीक है, और फिर यहाँ देखो कान के ऊपर होती है टेम्पोरल बोन. टेम्पोरल बोन के पीछे क्या हो गई, टेम्पोरल लोब होगी. आई होप दैट. अब यहाँ लिम्बिक लोब लिखा है, उसको एक्सक्लूड कर दो. फिर ऐसे कहने को तो फिर हम कई सारी निकाल सकते हैं. लिम्बिक सिस्टम अलग होता है, वो हम पढ़ेंगे इन अ वाइल. गिव मी अ मोमेंट फॉर दैट. ठीक है, अब देखो इतना सबको समझ में आ गया. आई एम श्योर इसमें कन्फ्यूजन नहीं. अब देखो एग्जैक्टली अगर है क्या, अब मैं थोड़ा सा मैं गो वन नॉच है. ठीक है, एनसीईआरटी तो बोलती है ये लोब्स एसोसिएटेड होती हैं विद वेरियस विजुअल, ऑडिटरी इनपुट्स, मेमोरी, स्पीच एक्सेट्रा. बट एक्चुअली मैं बताऊँ तो एक्चुअली क्या होता है, जो फ्रंटल लोब होती है ना, वो एसोसिएटेड होती है विद मेमोरी, all the fact that you're able to recognize things, the fact that you're able to speak, logical reasoning, creativity, imagination. तो आपकी फ्रंटल लोब कहीं ना कहीं एसोसिएटेड होती है विद मेमोरी, स्पीच, लॉजिकल रीजनिंग, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन. फिर आपकी याद करो अगर मैं पेराइटल लोब की, तो पेराइटल लोब जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द फीलिंग ऑफ कोल्ड एंड हॉट एंड कोल्ड. आप किसी की चीज़ को छूते हो एंड यू एबल टू सेंस इट इमीडिएटली. तो सारी सेंसरी इंटरप्रिटेशंस जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं आपके पेराइटल लोब से कंट्रोल होती है कि यू टच अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट एंड देन यू एबल टू सेंस इट कि अच्छा ये गर्म है या ये ठंडा है या फिर ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है. सो ऑल द सेंसरी इंटरप्रिटेशंस एक्चुअली हैपन इन द पेराइटल लोब. फिर एक्चुअली मैं बात करूँ कान के ऊपर होती है टेम्पोरल लोब. ठीक है, टेम्पोरल लोब में सारे ऑडिटरी इनपुट्स या ऑडिटरी इंटरप्रिटेशन होती है. ठीक है, सारी ऑडिटरी इनपुट एक्चुअली में जाते हैं टेम्पोरल लोब में, फिर वहाँ जाके ये इंटरप्रेट होते हैं और फिर हमें सुनाई देता है एग्जैक्टली क्या कहा था सामने वाले ने और उसका मतलब भी समझ में आता है. राइट, सो ऑल दी ऑडिटरी इनपुट्स की इंटरप्रिटेशन दे एक्चुअली हैपन इन द टेम्पोरल लोब. ठीक है, इनफैक्ट जितने भी ओल्ड फैक्ट्री इनपुट्स हैं, olfaction इज रिलेटेड टू स्मेल. राइट, जो भी चीज़ हम स्मेल करते हैं समझ पाते हैं कि ये एक्चुअली में नमकीन है, या फिर स्मेल करके जो हमें हम इंटरप्रेट कर पाते हैं दिस स्मेल्स लाइक मोमो, दिस स्मेल्स लाइक दिस. तो जितने भी ओल्ड फैक्ट्री इंटरप्रिटेशन है वो भी एक्चुअली में टेम्पोरल लोब से कंट्रोल होते हैं. ठीक है, बट जितने भी विजुअल इनपुट्स हैं, राइट, जो भी हमें दिखाई देता है हम उसे इंटरप्रेट कर पाते हैं कि लगते हैं मैंने सामने कुछ देखा और मुझे दिख रहा है कि मेरे सामने एक वॉल है. द फैक्ट दैट आई वाज एबल टू इंटरप्रेट इट इज़ गोइंग टू द ऑसिपिटल लोब. ठीक है, यहाँ से मेरे विजुअल इनपुट्स गए ऑसिपिटल लोब में, ऑसिपिटल लोब ने उसे इंटरप्रेट किया कि दिस इज़ नथिंग बट अ वॉल, और फिर वहाँ पे आके उसने मुझे बताया एंड हेंस आई वाज एबल टू प्रोसेस इट. राइट, तो कहीं ना कहीं सारे जो विजुअल इनपुट्स हैं दे ऑल कम फ्रॉम हियर. ठीक है, तो विजुअल इंटरप्रिटेशन, विजुअल प्रोसेसिंग कहाँ होती है, ऑसिपिटल लोब में. आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबॉडी. ठीक है, इतना समझ में आया. तो एनसीईआरटी इसको बहुत एम्बिगुअस तरीके से एक सिंगल लाइन में सम अप कर देती है और एनसीईआरटी बोलती है कि इट इज़ ऑल्सो द ब्रेन इज ऑल्सो द साइट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ विजन, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशंस एंड थॉट्स. ठीक है, बट एक्जैक्टली पिन पॉइंट करके नहीं बताती. एक्चुअली ब्रेन में अलग अलग रीजन्स होते हैं ब्रेन के, जो एक्चुअली अलग अलग पार्ट से एसोसिएटेड होते हैं, अलग अलग फंक्शन से एसोसिएटेड होते हैं, कंट्रोलिंग द डिफरेंट फंक्शंस. आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबॉडी. आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबॉडी. ठीक है, अब देखो, अब एग्जैक्टली नाउ लेट्स डिस्कस फर्दर. ठीक है, नाउ दैट वी आर डन विद दिस,
ओके, नाउ लेट्स डिस्कस फर्दर। अब देखो हम आते हैं द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज़ द सेरिब्रम, ठीक है। तो आपको ये जो बाहर से पूरा हिस्सा दिख रहा है ना, द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, दिस इज द सेरिब्रम, ठीक है। और सेरिब्रम का भी जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, बेसिकली द आउटर पोर्शन, यू नो, जब आप टच करोगे जो सर्फेस पे जो आपको पूरा पोर्शन दिखेगा, किसी भी ऑर्गन का आउटर पोर्शन कॉर्टेक्स होता है, राइट। जैसे हम किडनी में ही पढ़ते हैं, राइट, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला, एड्रीनल ग्लैंड में पढ़ते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल मेडुला। तो कॉर्टेक्स इज बेसिकली द आउटर पोर्शन। तो ये बाहर की तरफ जो पूरा पोर्शन दिख रहा है, द आउटर पोर्शन, द आउटर पार्ट ऑफ द सेरिब्रम, दैट्स द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और ये स्लाइटली ग्रेइश अपीयर करता है। एंड वाई इज इट दैट, एंड वाई इज इट सो, बिकॉज अगर आप इसका एक क्रॉस सेक्शन लोगे, जैसे कि मैंने इसका एक क्रॉस सेक्शन लेके आपको दिखाया है, ठीक है, एक ट्रांसफर सेक्शन लिया, तो आप देखोगे आपको जो बाहर वाला पार्ट है ना, वो स्लाइटली थोड़ा सा डार्क अपीयर कर रहा है, ठीक है, ग्रेश, एग्जैक्टली अगर आप देखोगे थोड़ा सा ग्रेश ब्लैकिश सा अपीयर करता है, ठीक है। अब वाई इज इट सो, इट इज़ एक्चुअली ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सेल बॉडीज इन द आउटर पोर्शन, ठीक है। तो हम सबको पता है हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम इन जनरल है, वो बना हुआ है न्यूरॉन से, विच इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, राइट। तो ये एक्चुअली में न्यूरॉन से बना है। न्यूरॉन की अगर मैं बात करूँ तो न्यूरॉन में एक होता है सेल बॉडी, यू नो, द सेल बॉडी, द सोमा, द साइटोन, और फिर एक होता है एक्सॉन, ठीक है। अब हम सबको पता है सेल बॉडी में जो ना, सेल बॉडी जो होती है उसमें होते हैं निसल्स ग्रैन्यूल्स। निसल्स ग्रैन्यूल्स ना, इसे थोड़ी सी सेल बॉडी के अंदर निसल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं, एक्सॉन वाले पार्ट में निसल्स ग्रैन्यूल्स नहीं होते। तो कहीं ना कहीं वो जो निसल्स ग्रैन्यूल्स है ना, दैट इज़ व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेइश अपीयरेंस। आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबडी। वो जो निसल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं ना बच्चा, वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस ग्रेइश अपीयरेंस के लिए, ठीक है। फिर अगर बच्चा मैं बात करूँ एक्सॉन्स की, ठीक है, तो हम सबको पता है एक्सॉन्स पे, यू नो, वी हैव शोन सेल्स, और शोन सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं, माइलिन शीथ। माइलिन शीथ थोड़ी सी वाइट होती है। तो ये जो एक्सॉन्स होते हैं ना, दे आर लाइंग टुवर्ड्स द इनर साइड, ठीक है। तो थोड़ी अंदर की तरफ जो इनर पोर्शन है उधर लाई करते हैं एक्सॉन्स, एंड ऑन द आउटर साइड वी हैव द सेल बॉडीज। तो सेल बॉडीज में हो गए निसल्स ग्रैन्यूल एंड हेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेइश अपीयरेंस ऑन द आउटर साइड। और अंदर की तरफ ना, अंदर की तरफ लाई कर रही होती है हमारी एक्सॉन्स, ठीक है। एक्सॉन्स के अराउंड क्या होती है, माइलिन शीट, जो व्हाइट कलर की होती है। इसलिए जो इनर पोर्शन होता है ना, वो थोड़ा सा व्हाइट अपीयर करता है, एंड हेंस रेफर टू एज व्हाइट मैटर। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। तो सेरिब्रम में जो आउटर पोर्शन है, दैट अपीयर्स ग्रे इन कलर एंड हेंस रेफर टू एज द ग्रे मैटर। द ग्रे मैटर इज ऑन द आउटर साइड। और अंदर की साइड पे बिकॉज एक्सॉन्स कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, एक्सॉन्स और एक्सॉन्स आर कवर्ड बाय माइलिन शीट जो व्हाइट कलर की होती है, एंड हेंस द इनर पोर्शन अपीयर्स स्लाइटली व्हाइट। तो व्हाइट मैटर जो होता है ऑन द इनर साइड। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबडी। एक और लाइन एनसीईआरटी में मेंशन है विच सेज इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स ग्रे मैटर, मतलब सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, यू नो, ग्रे मैटर वाला पोर्शन है, ठीक है। तो ग्रेइश अपीयर करता है कहीं ना कहीं। एनसीईआरटी इनफैक्ट इनडायरेक्टली एक बहुत गलत स्टेटमेंट बोलती है, एक्चुअली में कंप्लीटली गलत नहीं है, बट हाँ, दे कुड हैव डेफिनेटली वर्डेड दैट बेटर। लेट मी जस्ट क्विकली flip through the pages and highlight that. I'm sure it's somewhere here. Yeah, see, NCERT says that the cerebral cortex is referred to as the gray matter due to its greyish appearance. Actually में ऐसा नहीं है, cerebral cortex को थोड़ी grey matter बोलते हैं। If you know do the exact translation, इसका मतलब है cerebral cortex is referred to as the grey matter. cerebral cortex को grey matter कहा जा रहा है, नहीं, cerebral cortex outer portion है, बाहर वाला portion है cerebrum का, ठीक है। और हम सबको पता है बाहर की तरफ एक्चुअली में क्या लाई कर रहा है, बाहर की तरफ हमारी लाई कर रही है सेल बॉडी, ठीक है, जो जिसमें होते हैं निसल्स ग्रैन्यूल्स जो ग्रेइश अपीयरेंस दे रहे हैं। तो इसकी वजह से हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स ग्रे कलर का दिखता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स अपीयर्स ग्रे इन कलर ओइंग टू द प्रेजेंस ऑफ, यू नो, सेल बॉडीज, ठीक है। बट सेरिब्रल कॉर्टेक्स को हम ग्रे मैटर नहीं बोलते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स ग्रे दिखता है, ठीक है, इट हैज़ द ग्रेइश अपीयरेंस, ठीक है, बट सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड ग्रे मैटर द टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। उसके बाद अच्छा मैं बात करूँ बल्जेस और ग्रूव्स की। अब देखो, अब आपको दिख रहा होगा ब्रेन में, ये जो हमारा ब्रेन का मैंने क्रॉस सेक्शन भी किया, आपको इसमें दिख रहे हैं कुछ बल्जेस, ठीक है। ये आपको ये दिख रहे होंगे कुछ बल्ज्ड आउट पोर्शंस, ठीक है। दीज बल्जेस बच्चा देखिए, जो बल्ज्ड पोर्शन है, देखो यहाँ पे भी आप देखो कुछ बल्ज पोर्शंस है, उठे उठे जो पोर्शंस दिख रहे हैं ना, बल्ज पोर्शंस, ठीक है, उनको हम एक्चुअली में बोलते हैं गायराए। द बल्जेस आर रेफर टू एज गायराए। और जो आपको ये गड्ढे दिख रहे हैं, लाइक, यू नो, द depressions, the grooves that you see, these depressions or these grooves are referred to as sulci. So just remember that one second, just give me a better color. ये जो आपको एक्चुअली में बल्जेस अपीयर हो रहे हैं ना, these bulges बच्चा रेफर टू एज गायराए। बट यहीं पे अगर आपको मैं बोलूँ तो ये जो ग्रूव्स है, अंदर जो गड्ढे हैं, दे आर रेफर टू एज सल्काई। द बल्जेस आर रेफर टू एज गायराए एंड द ग्रूव्स आर रेफर टू एज सल्काई। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। इतना सबको समझ में आया। अब देखो, अब ब्रेन का कंपैरिजन करती हूँ मैं स्पाइनल कॉर्ड से। जैसे हमने देखा ब्रेन में जो वाइट मैटर है, इट्स ऑन द इनर साइड एंड ग्रे मैटर इज ऑन द आउटर साइड, ठीक है। देखो एक्चुअली में कैसे याद रख सकते हो ना, BMW होती है, राइट, तो इसको ऐसे रख दो, इसको याद रखो BGMW। नाउ व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन, ब्रेन में ग्रे मैटर ऑन द आउटर साइड, वाइट मैटर ऑन द इनर साइड। जस्ट अ निमोनिक इन केस यू वांट टू वर्क विद इट।
I have learned it without mnemonics, and you know I'm personally not a believer of mnemonics, right? और स्पाइनल कॉर्ड में एग्जैक्ट ऑपोजिट है, तो किसी भी एक का याद कर लो। ब्रेन का अगर याद हो गया कि ब्रेन में आउटर साइड पे वी हैव द ग्रे मैटर एंड ऑन द इनर साइड वी हैव द वाइट मैटर, स्पाइनल कॉर्ड में एग्जैक्ट ऑपोजिट है। स्पाइनल कॉर्ड का अगर मैं एक क्रॉस सेक्शन दिखाऊँ आपको, तो आप क्लियरली देख सकते हो, एक ट्रांसफर सेक्शन, एक क्रॉस सेक्शन देखो तो आप स्पाइनल कॉर्ड में देखोगे ऑन द इनर साइड, स्पाइनल कॉर्ड में अंदर की तरफ होता है ग्रे मैटर एंड ऑन द आउटर साइड वी हैव द वाइट मैटर। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबडी। स्पाइनल कॉर्ड में ऑन द इनर साइड वी हैव द ग्रे मैटर एंड ऑन द आउटर साइड वी हैव द वाइट मैटर। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबडी। फिर बचा एक और चीज़ ध्यान रखना, देयर आर 3 एरियाज एसोसिएटेड विद द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब जैसे कि एग्जैक्टली ना, अब ये भी एनसीईआरटी में एक लाइन मेंशन है जो अभी हम डिस्कस करेंगे वंस वी डू द एनसीईआरटी रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। ब्रेन में स्पेशली जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है ना, उसमें मैं पूरे ब्रेन के पोर्शंस को 3 एरियाज में डिवाइड कर सकती हूँ, ठीक है। एक है हमारे पास सेंसरी एरियाज, मोटर एरियाज और एसोसिएशन एरियाज, ठीक है ना। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम लोब्स। ऑफ कोर्स वो 4 वेल डिफाइंड लोब तो हैं, जैसे फ्रंटल लोब में मेमोरी, स्पीच और उससे एसोसिएटेड है। ऐसे हमारी जो ऑसिपिटल लोब है, इट हैज़ गॉट अ स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। टेम्पोरल लोब हैज़ ऑडिटरी इंटरप्रिटेशंस। तो ऐसा हर लोब है। लोब के अलावा ना कुछ एरियाज हैं, मतलब वो लोब हो गई, वो भी रीजन्स हैं ब्रेन के, दैट्स ट्रू। बट फिर पूरे ब्रेन को मैंने कुछ स्पेसिफिक एरियाज में डिवाइड कर दिया है, जैसे कि सेंसरी एरियाज। याद है, आई एम श्योर ये हमने जूनियर ग्रेड्स में भी पढ़ा है, ठीक है। और जब मैं ये चैप्टर डिस्कस कर रही थी, इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर ऑल्सो वी डिस्कस दिस समवेयर, वेयरइन वी डिस्कस्ड अबाउट सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स बच्चा क्या होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स वो होते हैं जो एक्चुअली में हमारे सेंस ऑर्गन या हमारे ऑर्गन से इन्फॉर्मेशन को ले जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। और मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं? मोटर न्यूरॉन एक्चुअली कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, राइट। तो ऐसे ही अब जब हमारे कुछ देखो, हमारे जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, जब ये हमारे सेंस ऑर्गन से इनपुट ले जाएंगे तो वो ब्रेन के कुछ स्पेसिफिक एरियाज में ले जाएंगे, उनको हम बोलेंगे सेंसरी एरियाज। सो ऑल द सेंसरी इनपुट्स कम हियर, ठीक है। अब मैंने एग्जैक्टली क्या किया है ना, see NCERT does not really mention any diagram with respect to this, तो I've added an image here जहाँ पे actually मैंने जो भी blue से highlight किया है, everything that's highlighted in blue here, ये actually में sensory areas हैं, these are the sensory areas। तो जितने भी sensory inputs आते हैं ना, वो सारे यहाँ आते हैं और यहाँ पे interpret किए जाते हैं। जितने भी sensory inputs आते हैं from different organs, they're actually interpreted in the सेंसरी एरिया। उनको सेंसरी एरिया में ला के इंटरप्रेट किया जाता है, समझा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ, फिर ऐसे मोटर न्यूरॉन्स क्या कहते हैं? मोटर न्यूरॉन्स इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द वेरियस ऑर्गन। तो मोटर एरियाज, ठीक है। अब सेंसरी एरियाज में इनपुट आ गया, सेंसरी एरिया ने उसको इंटरप्रेट कर लिया। अब ब्रेन से जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी रिस्पॉन्स है, वो वापस जो बॉडी को जाना है वो जाएगा मोटर एरिया से। सो मोटर इन्फॉर्मेशन गोज फ्रॉम हियर, ठीक है। अब जो भी एरियाज मैंने एक्चुअली में रेड से हाईलाइट कर रखे हैं, द वंस दैट हैव बीन हाईलाइटेड इन रेड, ठीक है, यहाँ से मोटर न्यूरॉन सारी इन्फॉर्मेशन को ले जाएंगे टू डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स एंड विल आस्क देम टू परफॉर्म अकॉर्डिंगली, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन इन मोटर एरियाज से जाएगी अलग अलग ऑर्गन्स में, ठीक है। फिर लास्ट में बच्चा हमारे पास बचते हैं एसोसिएशन एरियाज। तो अच्छे कुछ लार्ज एरियाज होते हैं एक्चुअली हमारे ब्रेन में, जो ना तो क्लियरली सेंसरी है ना मोटर है। सो देयर आर लार्ज एरियाज इन द ब्रेन, ठीक है, जो ना तो क्लियरली सेंसरी है ना मोटर है। मतलब ना हम इन्हें पूरी तरीके से सेंसरी बोल सकते, ना हम इन्हें कम्प्लीटली मोटर बोल सकते। इनफैक्ट आप अभी एक लाइन भी पढ़ोगे आगे, एसोसिएशन एरियाज आर एक्चुअली इन्वॉल्व विद इंटर सेंसरी फंक्शंस, ठीक है। तो मतलब ये इंटर सेंसरी होता है, कम्प्लीटली ना मोटर एरियाज कह सकते हैं हम इन्हें, ना कम्प्लीटली हम इन्हें सेंसरी एरियाज बोल सकते हैं। दे फॉर्म दीज लार्ज पोर्शन। आप देखो ब्लू और रेड के कंपेरेटिव पिंक वाला पोर्शन आपको रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। तो काफ़ी जो लार्ज एरियाज है हमारे ब्रेन के, वो ना क्लियरली सेंसरी है ना मोटर है, दे रेफर टू एज एसोसिएशन एरियाज। अब एसोसिएशन एरियाज का काम क्या है? दे आर एसोसिएटेड विद मेमोरी, हमारी मेमोरी को कंट्रोल करना, कम्युनिकेशन स्किल्स विच इज स्पीच बेसिकली, और सबसे इंपॉर्टेंट काम है इंटरसेंसरी फंक्शंस। अब देखो इंटरसेंसरी फंक्शंस को मैं बहुत सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करती हूँ। इंटरसेंसरी एसोसिएशन या फंक्शंस इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल सेंसरी इनपुट्स। देखो जैसे सिंगल सेंसरी इनपुट क्या हुआ, मैंने फॉर एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर चीज़ देखी, फॉर एग्जाम्पल आई सी द वॉल इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है। अब जैसे मेरी आंखों ने इसे देखा और मेरी रेटिना पे इसकी इमेज बनी, वहाँ से जो नर्व इम्पल्सेस है वो कहाँ जाएंगे? मेरे ब्रेन में। और अभी हमने एग्जैक्टली पढ़ा ब्रेन के भी किस पोर्शन में? एक्चुअली में ऑसिपिटल लोब में। ऑसिपिटल लोब इज द पोर्शन जहाँ पे हमारी विजुअल इंटरप्रिटेशंस होती हैं, राइट। सो एक्चुअली में यहाँ से नर्व इम्पल्सेस जाएंगे मेरे
ऑसिपिटल लोब में इंटरप्रिटेशन होगी, फिर एक्चुअली में मोटर एरिया से इंफॉर्मेशन आएगी टू द ऑप्टिक नर्व और आई विल बी एबल टू इंटरप्रेट इट। ये हो गया एक सिंगल सेंसरी इनपुट। बट कभी कभी क्या होता है ना, देयर आर मल्टीपल सेंसरी इनपुट्स एट द सेम टाइम। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखो, आई हैव ऑल्सो एडेड एन इमेज है, मैंने मोमोज की एक प्लेट ऐड की है यहाँ पे। अब उसको समझने की कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू सी अ प्लेट ऑफ मोमोज इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई एम अ मोमो लवर, ठीक है। अब देखो जैसे आप मोमोज की प्लेट देखते हो अपने सामने, यू कैन सी इट राइट, आपको दिखाई भी दे रही है, यू कैन टच इट एट द सेम टाइम, यू कैन फील इट, यू कैन स्मेल इट, ठीक है, यू कैन स्मेल द चटनी, द मोमोज, यू कैन स्मेल इट एंड एट द सेम टाइम यू कैन टेस्ट इट, राइट। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग एट द सेम टाइम। सो मल्टीपल सेंसरी इनपुट्स जा रहे हैं ब्रेन को, आप उसे देख भी पा रहे हो, आप उसे छू भी पा रहे हो, आप उसे स्मेल भी कर पा रहे हो विच इज ओल्फैक्शन, आप उसे टेस्ट भी कर पा रहे हो एट द सेम टाइम। तो देयर आर मल्टीपल सेंसरी इनपुट्स। अब ये मल्टीपल सेंसरी इनपुट्स कहाँ जाएंगे, एसोसिएशन एरियाज में, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल सेंसरी इनपुट्स जो है वो सेंसरी एरिया में ना जाके एसोसिएशन एरियाज में जाते हैं। एक्चुअली मैं सच बताऊँ तो ये तो हम बहुत बहुत ज़्यादा सुपरफिशियली पढ़ रहे हैं, ठीक है, इट्स नॉट इवन द टिप ऑफ द आइसबर्ग, ट्रस्ट मी। मेडिकल कॉलेज में द होल हिस्ट्री बिहाइंड इट। तो अभी हम सिर्फ हर चीज़ को बहुत सुपरफिशियली टच कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। उसके बाद याद है जब मैंने आपको वो 4 लोब समझाई थी, द फ्रंटल लोब, द पेराइटल लोब, द टेम्पोरल लोब एंड द ऑसिपिटल लोब, यहाँ पे एक लिम्बिक लोब देख रखा था आपको। अब लिम्बिक लोब एक्चुअली में क्या होता है, वो 4 लोब्स में से नहीं है, इट्स एक्चुअली a structure, these are deep structures which are inner to the cerebrum। so हमें outer portion दिख गया, बच्चा आउट सबसे बाहर की तरफ हमारे पास होता है cerebrum, ठीक है। अब cerebrum is a part of the front brain। अब जैसे मैंने बोला फ्रंट ब्रेन में सबसे लार्ज और प्रोमिनेंट पोर्शन हमारा cerebrum ही है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ cerebrum है, राइट। देयर आर सर्टेन स्ट्रक्चर्स विच आर देयर आर सर्टेन डीप स्ट्रक्चर्स, ठीक है, और भी कई सारे स्ट्रक्चर्स है जो थोड़ी अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेरिब्रम थोड़ा बाहर की तरफ प्रेजेंट है, जैसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स से सबसे आउटर सर्फेस हो गया सेरिब्रम का, तो सेरिब्रम यूजुअली थोड़ी आउटर साइड पे प्रेजेंट है, पर थोड़े अंदर की तरफ आप देखोगे देयर आर सर्टेन डीप स्ट्रक्चर्स, दैट्स व्हाट एनसीईआरटी सेज, देयर आर सर्टेन डीप स्ट्रक्चर्स विच आर इनर टू द सेरिब्रम, जिसमें आ जाते हैं होते तो कई सारे, बट एट आवर बेसिक लेवल्स एनसीईआरटी जस्ट इंट्रोड्यूसेस 2 न्यू टर्म्स विच इज हिप्पोकैम्पस एंड एमिगडाला एंड गोज बैक होम, ठीक है। बट अगेन थोड़ा सा बिकॉज एनसीईआरटी में नाम भी मेंशन है तो हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट सुपरफिशियली समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। तो कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेरिब्रम की थोड़ी अंदर की साइड लोकेटेड होता है, ऑल्सो एडेड एन इमेज हियर, ठीक है। तो ये बाहर वाला जो पोर्शन हो गया बच्चा, ये हो गया अपना सेरिब्रम। अब थोड़ी अंदर की तरफ देखोगे, यू सी दी स्ट्रक्चर्स, राइट। देखो जो मैंने ऑरेंज से यहाँ हाईलाइट कर रखा है, दिस इज द एमिगडाला एंड दिस इज द हिप्पोकैम्पस। अब क्या आप मुझे बता सकते हो आपने हिप्पोकैम्पस वर्ड कहाँ सुन रखा है, this is a familiar word, amygdala I'm sure आप पहली बार सुन रहे होंगे if you're reading this chapter for the first time, but hippocampus हमने सुना हुआ है। Can you tell me exactly where we have heard it? अब प्लीज़ ये मत बोलना एनिमल किंगडम में सुना है, even I know that, anybody can answer that। एनिमल किंगडम में भी exactly कहाँ सुना है, can you tell me? एनिमल किंगडम में जब हम पढ़ते हैं सुपर क्लास स्पाइसीज में हमारे पास 2 तरीके की मछलियाँ होती है, वी हैव क्लास कॉन्ड्रिक्टीज एंड देन वी हैव क्लास ऑस्ट्रिक्टीज में हमारी बोनी फिशेज आ जाती है। बोनी फिशेज में हम एक्चुअली में पढ़ते हैं हिप्पोकैम्पस के बारे में। हिप्पोकैम्पस होता है सी हॉर्स is actually referred to as hippocampus, and you'll be surprised to know कि ब्रेन में एक्चुअली एक स्ट्रक्चर होता है which is the hippocampus, which looks so similar to the actual hippocampus, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक इमेज भी ऐड कर रखा है to help you visualize this। This is the actual image of a hippocampus and this is the structure in the brain जिसको हम hippocampus बोलते हैं। You can see the exact resemblance, right। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सिमिलर है hippocampus के, वो स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है, ठीक है। So this is the hippocampus, I've also shown you the image। अब एक्चुअली में बच्चा हिप्पोकैम्पस का काम क्या होता है, हिप्पोकैम्पस ना हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। व्हाट इज द एग्जैक्ट फंक्शन ऑफ हिप्पोकैम्पस इज इट एक्चुअली कन्वर्ट्स योर शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू योर लॉन्ग टर्म मेमोरी। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। तो मतलब एक अगर मैं सिंपली अगर कुछ इनफैक्ट आपको बहुत अमेजिंग चीज़ें बताऊँ ना, तो ऑफकोर्स इस चीज़ के लिए तो रिस्पॉन्सिबल होता है, इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, कि आप जो भी शॉर्ट टर्म में देख रहे हो वो आपको लॉन्ग टर्म में रिटेन रहे, तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने का काम हिप्पोकैम्पस करता है। बट ट्रस्ट मी, ये सिर्फ it's not just helping in the storage of long term memory, but it's also responsible for the memory of location of objects or people that you see, ये तो आपकी एग्जैक्ट एकदम जो शॉर्ट टर्म मेमोरी भी है ना, उसके लिए भी कहीं ना कहीं हिप्पोकैम्पस ही रिस्पॉन्सिबल होता है, और ऐसा कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो हिप्पोकैम्पस नहीं हो आपके ब्रेन में, अगर आपके ब्रेन में हिप्पोकैम्पस ना हो, ट्रस्ट मी, यू विल नॉट इवन बी एबल टू रिमेंबर योर हाउस,
विदाउट द वर्क ऑफ द हिपोकैम्पस, राइट। हमें हमारे घर की लोकेशन भी याद नहीं रहेगी, फिर हमें लोग भी नहीं याद रहेंगे शायद जिनसे हम रोज़ मिलते हैं, इफ़ इट वॉज नॉट फॉर द हिपोकैम्पस। सो ओनली ओइंग टू द प्रेजेंस ऑफ हिपोकैम्पस इन आवर ब्रेन आर वी एबल टू रिमेंबर दीज थिंग्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेमोरी से बहुत ज़्यादा क्लोजली एसोसिएटेड है। शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर रहा है, दैट्स ट्रू, बट नॉट जस्ट दैट, इट्स ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेमोरी ऑफ लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पीपल, ठीक है। हमें जगह याद रहती है, फॉर एग्जाम्पल वी विजिट अ प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार हमें दिक्कत होती है बिकॉज हम गए नहीं है कभी, बट दूसरी बार हमें याद रहता है कि एग्जैक्टली यहाँ से ऐसे जाना है। we are able to find a way, right? we are able to navigate. Why is it so? Owing to the presence of hippocampus, because hippocampus में वो कहीं ना कहीं वो स्टोर हो गई है मेमोरी। तो इसीलिए मैं कहती हूँ अगर हिपोकैम्पस ना हो आपके ब्रेन में, यू विल नॉट इवन बी एबल टू रिमेंबर द लोकेशन ऑफ योर ओन हाउस, ठीक है। दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट दैट इज, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर जो एनसीईआरटी मेंशन करती है बच्चा, वो है एमिगडाला। एमिगडाला अगर आप ध्यान से देखो तो एमिगडाला ना एक्चुअली में आमंड शेप होता है। ऑफकोर्स इसमें तो आपको आमंड शेप नहीं दिखेगा, बट आप एक ट्राई करो उसको समझने का कि एक्चुअल जो शेप होता है ना, इट रिजेंबल्स द आमंड, बादाम जैसा होता है, एंड इट कंट्रोल्स योर एंगर एंड रेज। तो प्रीटी मच अगर मैं बताऊँ तो एंगर और रेज, तो मतलब जैसे गुस्सा आता है आपको ना, रेज मतलब रेज इज बेसिकली एंगर ओनली, पर जो कहते हैं वो नफरत और घृणा की भावना जो किसी के प्रति होती है। सिंपल शब्दों में बोलूँ ना तो ये तो सिर्फ एनसीईआरटी मेंशन कर देती है, बट एक्चुअली में कहीं ना कहीं एमिगडाला से आपके सारे इमोशंस कंट्रोल हो रहे होते हैं। सो ऑल योर इमोशंस आर एक्चुअली बीइंग कंट्रोल्ड बाय द एमिगडाला, ठीक है। तो एमिगडाला, आई एम श्योर आपको समझ आ गया एमिगडाला क्या होता है। तो एमिगडाला प्रीटी मच आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है, नॉट जस्ट एंगर एंड रेज, ऑफ कोर्स टू अ सिग्निफिकेंट अमाउंट। हाँ, कहीं ना कहीं गुस्से और जो वो वाला पोर्शन होता है ना, गुस्सा, रेज, हेटरेड एंड ऑल ऑफ दोज इमोशंस, दोज नेगेटिव इमोशंस, हाँ डेफिनेटली वो एमिगडाला कंट्रोल कर रहा है। बट सिर्फ ये नहीं, इन जनरल आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, तो हिपोकैम्पस और एमिगडाला को हम साथ में बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब, ठीक है। सो हिपोकैम्पस प्लस एमिगडाला टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। इतना समझ आया। अब जब मैं इस लिम्बिक सिस्टम के साथ हाइपोथैलेमस को भी जोड़ देती हूँ, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो अवेयर ऑफ द हाइपोथैलेमस इज, पढ़ा भी है और नहीं पढ़ा है तो अभी हम पढ़ेंगे, अभी आगे आने वाला है। अब नाउ विल स्विच आवर डिस्कशन टू हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस हम सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इट इज द पोर्शन वेयर द नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम शेक हैंड्स, राइट। तो मतलब हाइपोथैलेमस की अगर मैं बात करूँ तो हाइपोथैलेमस बेसिकली एक हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड भी और एक बहुत ही प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है ब्रेन में, ठीक है। तो लिम्बिक सिस्टम को जब मैं ऐड कर देती हूँ हाइपोथैलेमस के साथ, लिम्बिक सिस्टम अलॉन्ग विद द हाइपोथैलेमस कॉन्स्टिट्यूट्स द इमोशनल ब्रेन। तो हमारे ब्रेन में पार्ट्स है ना, जैसे हम कहते हैं हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन है, ये हमारा इमोशनल ब्रेन है, मतलब इमोशनल ब्रेन द नेम इटसेल्फ इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, काइंड ऑफ कंट्रोल्स योर वेरियस इमोशंस, राइट। सो लिम्बिक सिस्टम हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर क्या बनाता है, आपका इमोशनल ब्रेन बनाता है और आपके कई सारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि आपकी हैप्पीनेस हो गई, एक्साइटमेंट हो गई, pleasure, and not just the sensory pleasures we're talking about, any kind of pleasure, sexual pleasures, sensory pleasures, physical pleasures, any kind of pleasure, वो कहीं ये मतलब it's a form of emotion only, right? तो ये कहीं ना कहीं सारे इमोशंस एक्चुअली में आपका इमोशनल ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है। मोटिवेशन, फियर, एंगर, ऑल ऑफ दीज डोमिनेंट इमोशंस आर कंट्रोल्ड बाय द इमोशनल ब्रेन, जो कौन मिलकर बनाता है, लिम्बिक सिस्टम अलॉन्ग विद द हाइपोथैलेमस। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। अब एक्चुअली में स्विच करते हैं अपनी अटेंशन टू द डायंसेफिलॉन, द लास्ट पार्ट ऑफ द फोरब्रेन, ठीक है। मतलब फोरब्रेन में देखा एनसीईआरटी के हिसाब से तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस में एक्चुअली में डायंसेफिलॉन में हमारा हो जाता है थैलेमस, वी हैव देन द हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, ठीक है। तो सबसे ऊपर होता है हमारा एपिथैलेमस, फिर थैलेमस, और थैलेमस के नीचे होता है हमारा हाइपोथैलेमस। अब एक्चुअली बताऊँ तो एपिथैलेमस आपने ज़्यादा नहीं सुना होगा, थैलेमस हाइपोथैलेमस ऑफकोर्स हम कई बार सुनते हैं बाय, बिकॉज एपिथैलेमस होता है ना वो नॉन नर्वस पार्ट होता है। अब एग्जैक्टली नॉन नर्वस पार्ट से मेरा क्या मतलब है, आई विल कम बैक टू दैट इन अ मोमेंट। फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट द थैलेमस, ठीक है। एनसीईआरटी बहुत एक लाइन बोलती है थैलेमस के बारे में, व्हिच इज सेरिब्रम रैप्स अराउंड द थैलेमस, और बच्चों को समझ ही नहीं आता है बिकॉज डायग्राम तो कोई है नहीं एक्सप्लेनेशन को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। सो लेट मी जस्ट लुक फॉर दैट line. It's somewhere given here only, just give me a moment. Yeah, see, NCERT says the cerebrum wraps around the structure called the thalamus, which is a major coordinating center for sensory and motor signaling, ठीक है। तो cerebrum wrap कर रहा होता है, मतलब अब cerebrum wrap कर रहा होता है, बच्चों को समझ ही नहीं आता for the longest time। अब देखो, I've added an image here, try and visualize this। एक्चुअली हम सबको पता है बाहर की तरफ एक्चुअली जो पूरा पोर्शन है ये क्या है, हमारा सेरिब्रम है। अगर मैं सेरिब्रम को इसे हटा दूं, ठीक है, और मैं अंदर देखूं तो अंदर मेरे पास ये स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं। तो वन पहले हाईलाइटेड, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, ठीक है। ये जो दो स्ट्रक्चर्स मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना, दिस इज एक्चुअली द थैलेमस। तो आप कहीं ना कहीं देख रहे हो, अगर आप यहाँ पूरे में अगर यहाँ पे मेरा सेरिब्रम होता तो सेरिब्रम इन अ वे इट्स रैपिंग अराउंड द थैलेमस। जो हमारा सेरिब्रम है वो एक तरीके से रैप कर रहा है ना थैलेमस को। तो सेरिब्रम एक्चुअली
इज रैपिंग अराउंड द स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस। यहाँ पे भी आप देखो तो अगर मान लो ये मेरा थैलेमस है जो कि आपको दिख रहा है क्लियरली, ठीक है, तो सेरेब्रम एक तरीके से रैप कर रहा है, ये तो एकदम सजाइटल सेक्शन है, साइड से मैं ऑब्जर्व करूँ, बट एक्चुअली में अगर ऊपर से टॉप भी ऑब्जर्व करोगे तो इट विल लुक लाइक द फर्स्ट डायग्राम, ठीक है। सेरेब्रम आप देख सकते हो इन अ वे इट्स रैपिंग अराउंड द थैलेमस, सारे थैलेमस को रैप कर रहा होता है एक तरीके से। सो दैट्स व्हाट इज रिटन इन एनसीईआरटी। फिर एनसीईआरटी एक और लाइन जैसे कि मैंने बोलती है कि इट्स अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो हमारा थैलेमस है वो एक रिले सेंटर की तरह काम कर रहा है। आई एम श्योर सबने रिले रेस तो सुना होगा, राइट, जहाँ पे यू नो जैसे कि आई रिमेंबर जैसे कि 4 लोग होते हैं, ठीक है, नॉट अ वेरी बिग स्पोर्ट्स फैन सो बट आई नो द बेसिक्स, राइट। देखो जैसे कि 4 लोग होते हैं, राइट, एंड द 4 पार्टिसिपेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ रेस। तो जैसे एक रिले होता है, ठीक है, उसको एक इंसान दूसरे को पास कर रहा होता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, एंड दिस टुगेदर यू नो दे आर पार्टिसिपेटिंग इन अ रेस। तो एक से दूसरे से तीसरे को पास करना होता है कुछ, एंड 4 पीपल और 5 पीपल और मल्टीपल पीपल आर टुगेदर इन्वॉल्व इन इट, ठीक है। तो रिले सेंटर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन सेरिब्रम को जाती है, सेरिब्रम से आती है, ठीक है, बिकॉज सेरिब्रम में ही हमारे पास मोटर एरियाज हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ही तो वो मोटर एरिया, सेंसरी एरिया या एसोसिएशन एरियाज हैं। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन जाती है सेरिब्रम को या आती है सेरिब्रम से, दैट हैज़ टू पास थ्रू द थैलेमस। बिकॉज आप क्लियरली देखो ना, अब देखो यहाँ तो आपको दिख ही रहा है जितनी भी इंफॉर्मेशन गई, ठीक है, सेरिब्रम को, जितनी भी इंफॉर्मेशन आई सेरिब्रम से, ठीक है, ऑल ऑफ दैट हैज़ टू पास थ्रू द थैलेमस।